नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी यानी मानव भ्रूण विज्ञान के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने एम्ब्रियोलॉजी के जनक कौन हैं, भारतीय जनक कौन हैं और गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन के विषय में डिटेल से अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन या शुक्राणु जनन के विषय में डिटेल से देखेंगे। यह वीडियो 12th क्लास की बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नीट, रीट और अन्य जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन। वर्षण में आद्य जनन कोशिका यानी प्री जर्मिनल सेल्स से शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। यानी वर्षण में आद्य जनन कोशिका या प्री जर्मिनल सेल्स पाए जाती हैं और उनसे शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। कशेरुकी प्राणियों में यह एक सतत प्रक्रिया है। यानी कशेरुकी प्राणी जितने भी हैं उनमें ये लगातार होने वाली क्रिया है, जो मनुष्य में 74 यानी 74 दिवस में या 74 दिन में पूर्ण होती है। तो यानी ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और प्रत्येक 74 दिन में ये क्रिया कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। शुक्र जनन की क्रिया यौनारंभ के साथ FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नियंत्रण में प्रारंभ होती है। यानी यौनारंभ, जब यौनावस्था आ जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है, तो उसी के साथ में यह क्रिया शुरू हो जाती है, शुक्र जनन की क्रिया शुरू हो जाती है। और इस क्रिया का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होता है। प्रत्येक वर्षण में अनेक शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। ये देखो, हमने जब नर जनन तंत्र पढ़ा था उस समय इनकी हमने डिटेल से बात की थी। प्रत्येक वर्षण में अनेक शुक्र जनन नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती हैं, जो चारों ओर से ट्यूनिका प्रोपिया नामक झिल्ली से ढकी रहती है। तो प्रत्येक जो शुक्र जनन नलिका है, इसके चारों ओर ट्यूनिका प्रोपिया नामक झिल्ली पाई जाती है। ट्यूनिका प्रोपिया का भीतरी स्तर जनन उपकला का बना होता है। तो ट्यूनिका प्रोपिया का जो आंतरिक स्तर होता है वो जर्मिनल लेयर यानी जनन उपकला का बना होता है, जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका आती हैं सर्टोली कोशिकाएं, या इन्हें हम सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं। इन कोशिकाओं में शुक्राणु का सिर दशा रहता है। जितने भी शुक्राणु हैं या शुक्राणु सेल्स हैं जिनसे शुक्राणु का निर्माण होना होता है, वो सभी सेल इन सर्टोली कोशिका से जुड़ी रहती हैं, अटैच्ड रहती हैं, तथा ये शुक्राणु को पोषण व आलंबन प्रदान करती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि शुक्राणु सेल्स या शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्टोली कोशिका या सपोर्टिंग सेल्स, या इन्हें नर्स सेल्स भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं आती हैं जनन कोशिकाएं, या इन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। ये कोशिकाएं शुक्र जनन क्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। तो जनन कोशिकाएं हैं या जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ये कोशिकाएं शुक्र जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं।
शुक्रजनन नलिकाओं के बीच बीच में अंतराली कोशिकाएं यानी लीडिंग सेल्स पाए जाती हैं। शुक्रजनन नलिकाएं हैं, उनके बीच बीच में अंतराली द्रव्य पाया जाता है। उसी अंतराली द्रव्य में अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं जो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं, जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। तो शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि अंतःस्रावी के रूप में कार्य करती है और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। इसी हार्मोन के कारण यौनावस्था प्रारंभ होती है नर में और उनमें जो शुक्रजनन या शुक्राणु की निर्माण की क्रिया है वो भी इसी हार्मोन के कारण प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कौन सी कोशिकाओं से होता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। वर्षण अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों रूप में कार्य करता है। देखो वर्षण है ये अंतःस्रावी रूप में हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है और बहिःस्राव के रूप में जो एपिडिडाइमिस है या वर्षण में जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं इनके द्वारा कुछ तरल पदार्थ का सिक्रेशन भी होता है। तो वर्षण ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूप में कार्य करता है। वर्षण में शुक्राणु का निर्माण परिधि से केंद्रीय गुहा की तरफ होता है। इस प्रकार के शुक्राणु उत्पादन को पूर्णजनी या होलोजेनिक कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्षण में शुक्राणु का निर्माण है वो परिधि से केंद्रीय गुहा की तरफ होता है, परिधि से केंद्र की तरफ होता है और इस प्रकार का जो शुक्राणु उत्पादन होता है इसे हम पूर्णजनी या होलोजेनिक कहते हैं। कीटो व निमेटोड्स में अंतेजेनी यानी टीलोगोनिक प्रकार का शुक्राणु उत्पादन होता है। देखो कीटो व निमेटोड्स में इसका उल्टा होता है। तो इनमें क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर शुक्राणु का निर्माण होता है और इस कारण से इसे अंतेजेनी या टेलोगोनिक प्रकार का शुक्राणु उत्पादन कहते हैं। शुक्र जनन की क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। सामान्यतः हम बात करें तो शुक्राणु जनन या शुक्र जनन की क्रिया को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है शुक्राणु पूर्व का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। पहली जो प्रोसेस आएगी या पहला जो भाग है वो है शुक्राणु पूर्व का निर्माण या स्पर्मेटिड का निर्माण। दूसरा है शुक्राणु में रूपांतरण या स्पर्मेटोलाइसिस या स्पर्मेटोलियोसिस भी ऐसे हम कहते हैं। तो शुक्राणु पूर्व का निर्माण और उसके बाद में शुक्राणु में रूपांतरण, ये दो प्रोसेस इसके अंतर्गत आती है। तो पहले हम शुक्राणु पूर्व का निर्माण इस प्रोसेस की बात करते हैं। फर्स्ट आता है शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड का निर्माण। यह प्रक्रिया लैंगिक परिपक्वता के साथ शुरू होती है। तो ये हमने पहले ही बता दिया कि जब यौनावस्था प्रारंभ होती है उसके साथ में शुक्राणु पूर्व निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। इस क्रिया में आद्य जनन कोशिका यानी प्री जर्मिनल सेल्स से स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। प्री जर्मिनल सेल्स होती हैं, उनसे स्पर्मेटिड का निर्माण इस क्रिया के फलस्वरूप होता है। स्पर्मेटिड का निर्माण 3 चरणों में संपन्न होता है, यानी स्पर्मेटिड का निर्माण है वो 3 चरणों में होता है। ये 3 चरण कौन से हैं हम इनकी बात करते हैं। पहला चरण है गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है गुणन प्रावस्था में। दूसरा आता है वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो आकार में वृद्धि करती है पोषण प्राप्त करके। और तीसरी आती है परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज। इसमें जो सेल्स बनती है उसका परिपक्वन होता है और वो प्री जर्मिनल सेल्स है वो अंत में स्पर्मेटिड में परिपक्वन प्रावस्था के फलस्वरूप बन जाती है। अब एक एक करके इनके विषय में हम डिटेल से देखेंगे। पहले हम इस चित्र के द्वारा अच्छे से इसे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस चित्र को आपने अच्छे से समझ लिया तो पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो इस चित्र को आपको ध्यान में
रखना है। देखो ये हमारा है टेस्टिस। इस टेस्टिस जो होता है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का बना होता है, और लोब्यूल्स की संख्या की बात करें तो ये लगभग 250 के समथिंग होती है, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स यानी शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शुक्रजनन नलिकाएं हैं। अब शुक्रजनन नलिकाओं की हम जब क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, अनुप्रस्थ काट देखते हैं, तो इस प्रकार की हमें नजर आती है संरचना। अब इसी को हम आगे इस प्रकार से अलग से देखते हैं। ये जो काट है ये है ट्रांसवर्स सेक्शन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का। अब इसको हम बाहर निकाल के देखते हैं तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर की ओर आपको जो नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हो गई, और इसमें मध्य में आपको जो सेल्स नज़र आ रही है जिसे हम सर्टोली सेल्स कहते हैं, ये क्या करती है, इन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। अब स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ये प्री जर्मिनल सेल से बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और इससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है ये वृद्धि करके। जितनी भी जर्म सेल्स होती हैं उनमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस से बनता है स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि करके बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनता है, और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है ये मैच्योरेशन फेज के फलस्वरूप स्पर्मेटिड का निर्माण कर लेता है। ये प्रोसेस इसमें होती है। अब देखो इसी प्रोसेस को मैंने आगे एक चित्र के द्वारा दिखाया है, लीनियर डायग्राम के द्वारा समझा। ये चित्र आपको समझना ज़रूरी है। अगर ये समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला समझ में आपको आना चाहिए, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो सबसे पहले आती है मल्टीप्लिकेशन फेज, और हमने अभी देखा है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में अंदर की ओर क्या पाई जाती हैं, प्री जर्मिनल सेल्स पाई जाती हैं, PGC प्री जर्मिनल सेल्स। और प्री जर्मिनल सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। कोई भी एक सेल इसमें से आती है और उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और स्पर्मेटोगोनिया में होता है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 सेल्स बनती हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, द्विगुणित कोशिका होती है, 2 सेल्स बनती है, एक सेल यहाँ पे नहीं, मैं सिर्फ एक ही सेल लेके चल रहा हूँ, और इसके फलस्वरूप बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो जाता है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी क्या होती है, द्विगुणित कोशिका होती है, 2n सेल्स होती है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ग्रोथ फेज आती है, ये आकार में वृद्धि करती है, यानी पोषण प्राप्त करती है सर्टोली कोशिका से और आकार में वृद्धि कर लेती है, और वृद्धि करने के बाद में इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसी स्पर्मेटोगोनिया जब वृद्धि कर लेती है उसके बाद में इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। अब देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये ग्रोथ कर लेती है, बड़ी कोशिका हो जाती है, इसके बाद में मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाती है। ये ग्रोथ फेज सिर्फ कितनी होती है, जब स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में वृद्धि करती है तो उसे ही हम ग्रोथ फेज कहते हैं। इसके बाद में मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर इसमें होता है मियोसिस फर्स्ट, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, और जिसके फलस्वरूप जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इससे द्वितीयक यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। अब इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि मियोसिस फर्स्ट है, इसे हम न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर जो होता है ऊपर 2n सेल्स होता है, लेकिन ये फिर n में बदल जाता है। जो गुणसूत्रों की संख्या वो नीचे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आधी हो जाती है। एक बार देखो यहाँ पे मिटा देता हूँ, फिर दोबारा से हम कर लेते हैं। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया 2n होता है, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी 2n होता है। अब इसके बाद में इसमें मियोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप ये 2n है वो n में बदल जाता है, यानी द्विगुणित कोशिका है वो अगुणित कोशिका में बदल जाती है मियोसिस फर्स्ट के दौरान, और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट इसे कहा जाता है। अब इसमें 2 कोशिकाएं बन गई। अब दोनों में क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड होता है, और ये दोनों कोशिकाएं अगुणित होती है। मियोसिस सेकंड के फलस्वरूप इस कोशिका से 2 सेल्स बन जाती हैं, और इस कोशिका से भी 2 सेल्स बन जाती हैं, और यहाँ पर स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। मियोसिस सेकंड जो होता है ये सेम माइटोसिस विभाजन के जैसा ही होता है,
और इसमें गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले जो अगुणित गुणसूत्र थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि अगुणित कोशिका थी, वैसी ही कोशिका नीचे स्पर्मेटेड बन जाती, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। देखो स्पर्मेटोगोनिया में 46 गुणसूत्र होते हैं और ये जब हम बात करें स्पर्मेटेड में 23 गुणसूत्र रह जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि स्पर्मेटेड या स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है। यहाँ तक जो प्रोसेस होती है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन, फिर ग्रोथ फेज और फिर ये मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाती है। अब देखो स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं और स्पर्मेटिड में क्या होता है, फिर स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है, शुक्र कायांतरण या शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके फलस्वरूप ये जो स्पर्मेटिड होता है ये शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ में बदलता है। यहाँ पर आप इसकी संरचना देख सकते हैं, इसमें कुछ विभिन्न प्रकार की चेंजेस होते हैं कि कुछ आगे हम इसकी डिटेल से बात करेंगे। जो गोल्जिकाएँ होती हैं वो आगे ऊपर आकर के व्यवस्थित होकर के एक्रोसोम का निर्माण कर लेती है और फिर केंद्रक होता है वो मध्य में व्यवस्थित होकर के मध्य का निर्माण और इस प्रकार से सिर का निर्माण हो जाता है। फिर मध्य में जो माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित होकर के मध्य भाग का निर्माण कर लेते हैं, तारकाय वो पुंछ का निर्माण कर लेता है और इस प्रकार से स्पर्मेटोजोआ में स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पहले जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है और यही आकार में वृद्धि करती है, जिसे हम ग्रोथ फेज के अंदर लेते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस फर्स्ट होने से क्या हो जाता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्र द्विगुणित थे वो अगुणित हो जाते हैं, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो अगुणित कोशिका होती है और इससे फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इनमें जो 2 सेल्स बनती हैं, इनसे द्वितीयक जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके फलस्वरूप 4 स्पर्मेटिड बन जाते हैं और इनमें फिर स्पर्मियोजेनेसिस होता है, फिर अंत में स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपको सभी समझ में आनी चाहिए क्योंकि पूरा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसी चित्र पर आधारित है। पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर ग्रोथ और फिर मैच्योरेशन फेज, और यहाँ पर हम माइटोसिस होगा, फिर मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड और फिर स्पर्मियोजेनेसिस। अब इसी को हम हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि ये चित्र भी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो पहले हम बात करें प्री जर्मिनल सेल्स होती है और इन प्री जर्मिनल सेल्स की बात करें, ये द्विगुणित होती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, 46 होती है। इनमें होता है अब समसूत्री विभाजन और इस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। इसको स्पर्मेटोसाइट कहते हैं जो कि द्विगुणित होती है। इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित कोशिका बनती है समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप स्पर्मेटोसाइट। ये जो पूरी प्रोसेस होती है प्री जर्मिनल सेल से स्पर्मेटोसाइट के निर्माण की, इसे हम कहते हैं गुणन परावस्था। इसके बाद में स्पर्मेटोसाइट है पोषण प्राप्त करके अपने आकार में वृद्धि कर लेती है और ये वृद्धि वाली प्रोसेस है ये सिर्फ यहाँ तक रहती है, ये गलती से यहाँ नीचे हो गया, ये यहाँ तक रहती है। ये जो कोशिका बनती है यहाँ तक वृद्धि प्रावस्था रहती है और वृद्धि करने के बाद जो सेल्स बनती है उसे हम प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी इसे हम कहते हैं। हिंदी में कहते हैं प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका और अंग्रेजी में हम कहते हैं इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो आगे प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका बन जाती है जो द्विगुणित कोशिका होती है, 46 इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये वृद्धि प्रावस्था यहाँ तक रहती है और इससे आगे शुरू हो जाती है परिपक्वन प्रावस्था। इसमें फिर क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है जिसे हम न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान क्या होता है कि इसमें जो गुणसूत्र 2n थे ये 2n बदल जाते हैं n में, यानी 46 गुणसूत्र वो 23 रह जाते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में। तो प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 2 सेल्स बनती हैं, इन्हें हम द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, 23 गुणसूत्र रह जाते हैं या अगुणित सेल्स का निर्माण हो जाता है। नीचे हम देख सकते हैं कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है और जिसके फलस्वरूप हम एक ही सेल्स को ले रहे हैं यहाँ पर
जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं और इन कोशिकाओं को हम कहते हैं स्पर्मेटिड कहा जाता है, या शुक्राणु पूर्वक कोशिका इसे हम कहते हैं। अब देखो स्पर्मेटिड होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ये अगुणित गुणसूत्र होते हैं, अगुणित कोशिकाएं होती हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। और फिर इनमें स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु में गुणसूत्र जो होते हैं वो 23 होते हैं। तो इसको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखो 3-4 बार मैंने जो इंग्लिश पीछे दे रखा था चित्र उसमें समझा दिया, और 2 बार इसमें समझा देता हूँ, जिससे कि अगर ये जो दोनों ही चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गए तो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ जाएगा। प्री जर्मिनल सेल्स होती है जो कि द्विगुणित होती है, गुणसूत्रों की संख्या इनमें 46 होती है। समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटोसाइट बनता है जो कि द्विगुणित कोशिका होती है। ये होती है गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। अभी स्टार्ट होती है वर्धी प्रावस्था या ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोसाइट जो होता है ये पोषण प्राप्त करके अपने आकार में वृद्धि कर लेता है, और आकार में वृद्धि करने के बाद इस कोशिका को हम कहते हैं प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इसे कहा जाता है। और इसमें हम बात करें तो ये द्विगुणित कोशिका होती है, गुणसूत्रों की संख्या इसमें 46 होती है, 46 होती है। अब नीचे स्टार्ट हो जाती है परिपक्वन प्रावस्था, और इसमें प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, और जिसके फलस्वरूप द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनती है। और इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, यानी अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 रह जाती है। अब जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, जो कि सेम समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। और यहाँ पर एक सेल से फिर बन जाते हैं 2 स्पर्मेटेड बन जाते हैं, और जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है, यानी 23 गुणसूत्र होते हैं। अगुणित कोशिका होती है ये, और इसे हम हिंदी में शुक्राणु पूर्वक कोशिका भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखो एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट हम इसे कहते हैं, और इससे यहाँ पर एक बन गई द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, और इससे 2 बनेंगे और इससे 2 बने तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इनमें स्पर्मियोजेनेसिस होता है जिसके फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण हो जाता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। इस प्रकार से ये होती है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस। नेक्स्ट आप यहाँ पर स्पर्म का संरचना भी देख सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर वाला भाग एक्रोसोम। देखो संरचना से संबंधित हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम गुणसूत्र की संरचना ही पढ़ेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है वो हम इसी वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। ऊपर वाला जो भाग रेड नजर आ रहा है उसे एक्रोसोम कहते हैं। फिर इसमें नीचे वाला भाग न्यूक्लियस कहलाता है, और ये कहलाता है हेड, ऊपर वाला भाग। मध्य में सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं जिसे हम नेक कहते हैं, गर्दन इसे हम कहते हैं शुक्राणु की। और फिर नीचे वाला ये पूरा भाग जो माइटोकॉन्ड्रिया है और नीचे फ्लैजिला है, ये पूरा भाग टेल कहलाता है। अब आगे मैंने बहुत सारे चित्र ऐड कर रखे हैं जिनको आप यूज करके आसानी से इन चित्रों को भी समझ सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखो ये हमारा टेस्टिस होगा, टेस्टिस की अनुप्रस्थ काट यहाँ पर हमने निकाली, इसमें सेमिनिफरस ट्यूबुल की अनुप्रस्थ काट निकाली, इसको हमने यहाँ पर देखा किस प्रकार से शुक्राणुओं का निर्माण हुआ, माइटोसिस किस प्रकार से हुआ। देखो इसमें गुणसूत्र आप समझ सकते हैं कि पहले जब हम जर्मिनल सेल्स देखते हैं तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या 4 है, यहाँ पर आपको नजर आ रही है। फिर इसमें माइटोसिस होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या सेम ही रहती है, 4 ही रहती है, लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो जाता है। फिर इसमें मियोसिस होता है तो 2 सेल्स बनती है, और ये जो गुणसूत्र 4 थे ये 2-2 बन जाते हैं दोनों सेल्स में, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अगुणित कोशिका होती है, इसमें 2 गुणसूत्र इसमें आ जाते हैं, 2 इसमें आ जाते हैं। फिर मियोसिस सेकेंड होता है जिसके फलस्वरूप 4 स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है, फिर अंत में स्पर्मेटोजोआ का निर्माण हो जाता है। कई स्ट्रक्चर्स मैंने इसमें शामिल किए तो आपको इनको रोक रोक करके देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। आगे अब इन्हें हम थ्योरेटिकल रूप से समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो प्रावस्था आती है वो गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। वर्षण की शुक्र जनन नलिकाओं में आद्य जनन कोशिका यानी प्री जर्मिनल सेल्स जो कि द्विगुणित कोशिका होती है 2n होती है। प्री जर्मिनल सेल्स
समसूत्री विभाजन द्वारा द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिन्हें शुक्राणु मात्रक या पुंमणु जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। देखो, वर्षण की जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं उनमें आद्य जनन कोशिका पाई जाती है जो कि द्विगुणित होती है। ये समसूत्री विभाजन के द्वारा द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिन्हें शुक्राणु मात्र कोशिका या पुंमणु जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। नेक्स्ट आती है फिर वर्दी प्रावस्था। देखो, गुणन प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है। वर्दी प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज। इस प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया पोषण प्राप्त कर आकार में दोगुनी हो जाती, यानी पोषण प्राप्त करके आकार में वृद्धि कर लेती है। और अब इस कोशिका को हम प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, ये स्पर्मो गलत लिखा हुआ है, स्पर्मेटोसाइट होता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या जो कि द्विगुणित कोशिका होती है का निर्माण कर लेती है। वर्दी प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया पोषण प्राप्त करके आकार में दोगुनी हो जाती है और अब इसे हम प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं जो कि द्विगुणित कोशिका होती है। यह सबसे लंबी प्रावस्था होती है। देखो, गुणन प्रावस्था, वर्दी प्रावस्था और जो तीसरी परिपक्वन प्रावस्था है, इन तीनों की हम बात करें तो तीनों की तुलना में वर्दी प्रावस्था सबसे लंबी प्रावस्था होती है। तीसरी प्रावस्था आती है परिपक्वन प्रावस्था या मैचुरेशन फेज। वर्दी प्रावस्था के पश्चात प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो कि द्विगुणित होता है में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिससे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जो कि अगुणित होता है का निर्माण हो जाता है। तो परिपक्वन प्रावस्था में वर्दी प्रावस्था समाप्त होने के बाद ही जब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है जो कि द्विगुणित कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है जो कि एक प्रकार का न्यूनकारी विभाजन होता है। और इसके कारण जो द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होता है उससे द्वितीयक अगुणित स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो जाता है। तो परिपक्वन प्रावस्था में पहला यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिससे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में बदल जाता है। यहाँ पर परिवर्तन क्या आता है कि जो द्विगुणित कोशिका होती है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट वो अगुणित द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण कर लेती है। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिससे प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बन गया यहाँ पर जो कि एक अगुणित कोशिका है और इसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिससे प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। यानी एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है उससे 2 स्पर्मेटिड बनते हैं। इस प्रकार एक द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। देखो, एक बार फिर से बता देता हूँ। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो द्विगुणित कोशिका होती है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनता है जो अगुणित कोशिका होती है। फिर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है और इससे क्या होता है प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड बना लेता है। और ये नीचे वाली लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार एक द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट जो दूसरी प्रोसेस, ये हमारी पहली प्रोसेस कंप्लीट होती है, पहला भाग कंप्लीट होता है स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्व का निर्माण। दूसरा आता है शुक्र कायांतरण या शुक्राणु जनन या इसे हम स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस भी कहा जाता है। इसमें शुक्राणु में कुछ विभेदन होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु आगे गतिशील हो जाता है, आगे मूवमेंट करने या निषेचन योग्य हो जाता है। स्पर्मेटिड से शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्र कायांतरण या शुक्राणु जनन कहलाती है। स्पर्मेटिड बन गया, अब स्पर्मेटिड से शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसे ही हम शुक्र कायांतरण या शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु पूर्व शुक्र कायांतरण द्वारा आकारिकी उपापचय तथा क्रियात्मक रूप से विभेदित
शुक्राणु में बदल जाता है। जब हम स्पर्मेटिड की संरचना देखते हैं तो वो गोलाकार होता है, जबकि शुक्राणु की संरचना देखते हैं तो वो एक लंबा पतला धागेनुमा संरचना होती है। तो ये आकारिकी जो उपापचय परिवर्तन है, क्रियात्मक रूप से परिवर्तन है, वो शुक्र कायांतरण के समय होते हैं और जिसके कारण स्पर्मेटिड है वो शुक्राणु में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में गोलाकार अगतिशील अगुणित स्पर्मेटिड एक धागे समान गतिशील एवं अगुणित शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। यही बात मैंने अभी आपको बताई है कि जो स्पर्मेटिड होता है ये गोलाकार होता है, अगतिशील होता है, अगुणित कोशिका होती है और ये स्पर्मेटिड फिर आगे एक धागेनुमा संरचना में बदल जाता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं और ये शुक्राणु गतिशील व अगुणित कोशिका होती है। स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की क्रिया के दौरान स्पर्मेटिड का केंद्रक हल्का होकर के एक छोर पर व्यवस्थित हो जाता है ताकि इसकी गतिशीलता बढ़ सके और इसमें से डीएनए के अतिरिक्त जितने भी अन्य पदार्थ होते हैं उनको इसमें से निकाल दिया जाता है या हटा दिया जाता है। तो स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की क्रिया के दौरान क्या होता है कि स्पर्मेटिड का जो केंद्रक होता है वो हल्का हो जाता है और आगे वाले छोर पर व्यवस्थित हो जाता है, जिसके कारण इसकी गतिशीलता बढ़ सके और केंद्रक में जितने भी पदार्थ होते हैं डीएनए को छोड़कर जितने भी आरएनए प्रोटीन वगैरह जितने भी पदार्थ हैं उनको हटा दिया जाता है। शुक्राणु का एक्रोसोम गोल्जिकाए के विभेदन से बनता है। देखो शुक्राणु के आगे की ओर एक टोपीनुमा एक भाग पाया जाता है और उसमें बहुत सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं, उसे हम एक्रोसोम कहते हैं और इस एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाए से होता है। केंद्र की ठीक ऊपर गोल्जिकाए व्यवस्थित हो जाती है, केंद्र के ठीक ऊपर आकर के गोल्जिकाए व्यवस्थित हो जाती है जिसे प्रोएक्रोब्लास्ट कहते हैं। यानी गोल्जिकाए की जितनी भी कणिकाएं होती हैं वे आकर के केंद्र के ठीक ऊपर यानी शुक्राणु के आगे की ओर आकर के व्यवस्थित हो जाती हैं जिसे प्रोएक्रोब्लास्ट कहते हैं। इसमें अनेक पूर्व एक्रोसोमल कणिकाएं विकसित हो जाती हैं। जिन प्रोएक्रोब्लास्ट में ये कणिकाएं विकसित नहीं होती हैं उन्हें गोल्जी रिस्ट कहा जाता है। प्रत्येक प्रोएक्रोब्लास्ट आपस में मिलकर एक्रोसोम या गैलियोकैपेटिस बना लेते हैं। देखो इस चीज़ को हम यहाँ पर एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि जो ऊपर वाला ये जो नीचे वाला भाग आपको केंद्रक नजर आ रहा है, ये वाला जब भाग होता है ये केंद्रक होता है। ऊपर की ओर ये जितने भी ये गोल्जिकाएं हैं ये आपस में क्या करती हैं, कणिकाओं का निर्माण करके इस केंद्र के ऊपर आकर के व्यवस्थित हो जाती हैं। इसमें से कोई एक कण होता है वो वृद्धि करता है जिसे हम एक्रोसोमल कण कहते हैं। अब क्या होता है, ये कण तो इसके ऊपर व्यवस्थित हो जाता है और अन्य कण ये सभी मिलकर के एक्रोसोम कण का निर्माण कर लेते हैं। और यहाँ पर आप ABCEFG बहुत सारे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इनके द्वारा आप समझ सकते हैं और अंत में ये क्या होता है, एक्रोसोम का निर्माण कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर जो गोल्जिकाए है ये व्यवस्थित होकर के प्रोएक्रोब्लास्ट का निर्माण करती हैं, फिर इसमें एक्रोसोमल कणिकाओं का निर्माण हो जाता है और ये कणिकाएं जिनमें नहीं होती उन्हें गोल्जी रिस्ट कहा जाता है और ये सभी प्रोएक्रोब्लास्ट मिलकर के फिर अंत में किसका निर्माण कर लेते हैं, एक्रोसोम का निर्माण कर लेते हैं। ये आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसके द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं। तो आगे वाला जो भाग होता है एक्रोसोम उसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो कि एक टोपीनुमा भाग होता है। देखो इन सभी के विषय में डिटेल से हम जब शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल से बात करेंगे कि कौन से एंजाइम इनमें उपस्थित होते हैं। एक्रोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं जो निषेचन के समय अंडकलाओं को घोलने का कार्य करते हैं। एक्रोसोम बनते ही स्पर्मेटिड का कोशिका द्रव्य पीछे की ओर बहता है। जैसे ही एक्रोसोम बन जाता है स्पर्मेटिड में जो कोशिका द्रव्य होता है वो पीछे की ओर बहता है जिससे इसकी प्लाज्मा कला एक्रोसोम तथा केंद्रक से चिपक जाती है और इस प्रकार शुक्राणु के सिर का निर्माण हो जाता है। तो शुक्राणु के सिर में दो प्रकार की संरचना होती है, आगे की ओर तो एक्रोसोम होता है और उसके जस्ट पीछे ही केंद्रक होता है। ये दोनों मिलकर के शुक्राणु के सिर का निर्माण करते हैं।
एक्रोसोम तथा केंद्रक के मध्य का अवकाश, एक्रोसोम और केंद्रक के मध्य अवकाश पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है, जिसे पेरीफोराटोरियम कहा जाता है, पेरीफोराटोरियम कहा जाता है। शुक्राणु के सिर के बनते ही समीपस्थ तथा दूरस्थ तारकाएं एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो जैसे ही शुक्राणु का सिर बनता है और उसके नीचे ही जो समीपस्थ और दूरस्थ तारकाएं हैं वो समकोण में व्यवस्थित हो जाते हैं, समकोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं एक दूसरे के। समीपस्थ तारकाएं निषेचित अंडे में विदलन विभाजन की क्रिया को प्रेरित करता है। जो समीपस्थ या प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है, समीपस्थ तारकाएं होता है, ये निषेचन के समय या निषेचित अंडे में विदलन विभाजन की क्रिया को प्रेरित करता है तथा दूरस्थ तारकाएं एक्सोनिमा का निर्माण करता है। एक्सोनिमा नीचे की ओर मध्य का भाग होता है शुक्राणु के, और जिसमें दूरस्थ तारकाएं है वो उस एक्सोनिमा का निर्माण करता है। जबकि समीपस्थ तारकाएं है ये निक यानी कि शुक्राणु की गिरवा का निर्माण करता है, और जब निषेचित अंडा होता है उसमें विदलन विभाजन की क्रिया को प्रेरित करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि निषेचित अंडे में विदलन विभाजन की क्रिया को कौन प्रेरित करता है, तो समीपस्थ जो तारकाएं होता है वो करता है। एक्सोनिमा बनते ही माइटोकॉन्ड्रिया एक्सोनिमा के चारों ओर व्यवस्थित होकर नेबेनकरण आच्छद का निर्माण करते हैं। जैसे ही मिडल पार्ट होता है उसमें एक्सोनिमा बन जाता है और उसके बनते ही चारों ओर से उसे माइटोकॉन्ड्रिया घेर लेता है, या माइटोकॉन्ड्रिया चारों ओर व्यवस्थित होकर के नेबनकरण आच्छद का निर्माण करते हैं। तो नेबनकरण आच्छद में माइटोकॉन्ड्रिया है वो व्यवस्थित रहते हैं और यही शुक्राणु को मतलब आगे मूवमेंट करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक्सोनिमा तथा प्लाज्मा कला के मध्य उपस्थित कोशिका द्रव्य की अत्यंत पतली परत मेंचेट कहलाती है। एक्सोनिमा और जो प्लाज्मा कला इनके मध्य एक पतली कोशिका द्रव्य की परत पाई जाती है, उसे मेंचेट कहते हैं। इस प्रकार मध्य भाग का निर्माण हो जाता है। तो मध्य भाग में देखो एक्सोनिमा होता है, एक्सोनिमा होता है और एक्सोनिमा पर माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित होते हैं और इनके चारों ओर एक महीन पतली भित्ति होती है, परत होती है, जिसे मेंचेट कहते हैं। इस प्रकार मध्य भाग का निर्माण हो जाता है जिसमें एक्सोनिमा की उपस्थिति 9+2 व्यवस्था प्रदर्शित करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है एक्सोनिमा की उपस्थिति की व्यवस्था क्या होती है, या जो तारकाएं होता है जो एक्सोनिमा का निर्माण करता तो उसकी व्यवस्था क्या होती है। तो 9+2 व्यवस्था होती है एक्सोनिमा की। स्पर्मेटिड के कोशिका द्रव्य में उपस्थित वलय तारकाएं मध्य भाग का अंतिम छोर बनाता है। तो स्पर्मेटिड के कोशिका द्रव्य में वलय तारकाएं पाया जाता है और ये मध्य भाग के अंतिम छोर पर व्यवस्थित होकर के मध्य भाग का अंतिम छोर बनाता है। वलय तारकाएं का कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है, तो इसका कार्य अभी तक पता नहीं चला है। वलय तारकाएं के बाद का शेष भाग पुंछ कहलाता है, शुक्राणु का पुंछ कहलाता है। यानी वलय तारकाएं के बाद का जो शेष भाग होता है उसे हम कहते हैं शुक्राणु की पुंछ कहते हैं। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस के विषय में डिटेल से अध्ययन किया है। देखो मैंने बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक से पढ़ रहे हैं। कई बार क्या होता है कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ डेफिनेशन बता देते हैं और चित्र में नॉर्मली समझा देते हैं। मैं एक एक चीज़ को आप इनके नोट्स में शामिल कर रहा हूं जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर न पड़े, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे अन्य जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड जो भी हो। तो इस टॉपिक से अगर आपने एक या दो बार इन वीडियो को अच्छे से देख लिया तो ये टॉपिक पूरा आपको समझ में आ जाएगा और इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मैं आपके लिए दावा करता हूँ। यह वीडियो कैसा लगा है तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम शुक्राणु की संरचना को देखेंगे जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक बनेगा हमारा, और अगले वीडियो में हम अंडजनन की क्रिया को देखेंगे। धन्यवाद।